मैं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर थी। मैं अपने बारे में आपको कुछ आज बातें बता रही हूँ। मैं अपने माता-पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता-पिता का नाम रोशन करना और उनके सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, तो कुछ लोग निर्भया दामिनी। मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर ममिता है। आज सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसीलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। होने के कारण मैं अपने माता-पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता-पिता को मेहनत करते हुए देखा है। मुझे याद है, एक बार जब मैं डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता-पिता से जाहिर किया था, तो हम एक मध्यम वर्ग के परिवार में होने के बावजूद मेरे माता-पिता को मेरे यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तो बहुत पढ़ लिख कर आप होनहार। कहते हुए उन्होंने मेरे सर पर प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा था। अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचा रहे थे। अक्सर मेरे माता-पिता कहते थे कि गरीब होने के कारण भी अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। यह बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट में जा सकूं। इसीलिए अपने मेहनत के दम पर मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था, ताकि मेरी शिक्षा का खर्चा कम हो सके और अपने माँ बाप को जिंदगी अच्छी दे पाऊं। अमीर लोगों के घरों में होती है जो जिंदगी, उनकी सेवा मैं करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी माँ इच्छा पूरी हुई। नेट परीक्षा में मैं मुझे बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला। मेरे सारे मेहनत सफल हो गए और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए कि लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों के बेहतर सेवा करनी थी। इसीलिए मैं पीएचडी करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश हुए, क्योंकि आज मेरे पीएचडी मैंने पूरा कर लिया था। मैं बाद में प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। वे लोग की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था, उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक सुखी जीवन देना चाहती थी। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सोऊं। मेरे भी उन्होंने देखकर पैसा बचाने का तरीका मैंने भी सीख लिया था। मुझे बहुत कुछ पसंद है, लेकिन मैं नहीं मांगती थी। इसीलिए मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि मैं बहुत ही समझदार हो गई हूँ और वह मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। ट्रेनिंग के साथ साथ मैं डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। गणपति पूजा और दुर्गा पूजा मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी। इसीलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी यह बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे घर माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैं पिताजी से साफ साफ कहा कि मेरे शादी की चिंता आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आप लेकर आएंगे? इसीलिए ये सारा काम मुझ पर छोड़ दो। मैं बड़े डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा, तभी मैं शादी करूंगी। मेरे माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसे बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मेरा मन भी आनंद से भर जाता था। मेरे बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसा बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वह कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद होते हुए भी बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया था, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अपने माता पिता को अपने पहले वेतन से ही उनके लिए सोने की चूड़ियां बनवाया। चूड़ियां देखकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार, तो कभी ड्यूटी मिल जाती थी। कभी कभी हफ्ते में 24 से 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वह 63 साल के हैं, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार बच्चे
कि दवाइयाँ लेना भूल जाते थे, लेकिन काम करना नहीं भूलते थे। हँसते हुए कहते थे, हमारी बेटी नहीं, बेटा है। मैं वैसे ही बहुत प्यारी थी, मेरे नाम से ही बहुत प्यार थी। बड़े डॉक्टर के बारे में कभी-कभी कुछ कानों में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी-कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैं खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा। लेकिन आज जब किसी छात्रा के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते तो मुझे यह बात बहुत बुरी लगती और मैं आवाज उठा देती। इस पर हमारे प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैं भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। वह अस्पताल में क्या-क्या करते हैं कि करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयाँ की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तो मैं चुप हमेशा नहीं रह सकती। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया करती थी। कभी-कभी मैं अपने पापा से इन सब के बारे में बताती थी। पापा मुझे कहते थे कि बेटी, तू इन सब चीज़ों के बारे में मत सोच। तू हम लोग गरीब लोग हैं, यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसीलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका जरा भी अंदाज नहीं था। कभी-कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे, क्या हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं और चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इन चीज़ों से में उलझना नहीं था। फिर हमारे अस्पताल में 2019 में संजय राय नाम का एक व्यक्ति भर्ती हुआ था। वहाँ के आरजी अस्पताल के पुलिस चौकी में काम करता था। वह 4-5 साल से यहाँ काम कर रहा था, इसीलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीज को वह बेड दिलवाता था और इसके लिए उसे पैसे मिलते थे। उसकी नज़र बहुत गलत था। अस्पताल में आने वाली महिलाओं को वह गलत नज़रों से देख रहा था। उसके बारे में प्राचार्य से शिकायत करने की कभी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन वह हमारे प्राचार्य का बहुत खास था और उनके लिए हमेशा काम करता था। किसी भी लड़की के सामने सामने होने पर उसकी संजय राय की नज़र बहुत ही खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती थी। इसीलिए मैं ऐसे आदमी से दूर ही रहती थी। जब मैं अपने घर जा रही थी तो यह मुझे नहीं पता था यह मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही हूँ और अब मैं अपने माता-पिता और अपने छोटे से घर को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसीलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाइयाँ देना, और रोज की तरह कहने वाली मैं उस दिन जाती हूँ। 8 अगस्त को पूरे दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसीलिए ऊपर आने जाने का ज्यादा मूवमेंट नहीं था। कुछ नर्स और कुछ डॉक्टर से हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन संजय राय की नजर मेरे ऊपर गड़ी रही थी, लेकिन मैंने उसे नजर अंदाज कर दिया। उसके बाद हम सभी लोग ने खाना खाया और कुछ देर बाद वह लोग उस समय बाद वहां से चले गए। फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। इसीलिए मैंने रात को माँ को फोन किया। जब तक मैं माँ को फोन नहीं करती थी तब तक वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्होंने बताना पड़ा कि मैं खाना खा ली हूँ। यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ फोन उठाते ही मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाइयाँ? और मैंने अपनी माँ से बोला कि पिताजी का ख्याल रखना और समय पे दवाइयाँ देते रहना। और मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर मरीजों का चेकअप किया। उसके बाद मैं आराम करने और अपने अगले अध्ययन के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। अब मैं तो वहां चली गई। दोपहर के 2 से 3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे ड्यूटी के कारण बहुत थकान महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय निकाल नहीं पा रही थी। इसीलिए किताबें और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद में थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा था और कौन जा रहा था इसका मुझे कोई ध्यान नहीं था। फिर क्या, सुबह के समय संजय राय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया। सेमिनार हॉल में कोई आया इसका भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फिरने लगा तब मैं जाग गई।
सामने संजय राय जैसे दुष्ट व्यक्ति देखकर मैं बहुत डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। उसके मुँह की बदबू से मुझे समझ में आ गया था वह मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। मैं उसे विनती कर रही थी, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब वह थोड़ा डर गया और जब जल्दबाज़ी में उसने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, जैसे कि अब पता चला, जिसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। जितना भी मैं कोशिश कर रही थी, वह मुझसे दूर नहीं हो पा रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पाई। लड़ते-लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू किया, उसे मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। कौन-कौन मेरा शोषण कर रहा था, यह समझ नहीं आया। मेरे दर्द से चीखें निकल रही थी। मैं इतनी ज़ोर से चीख रही थी, मेरी चीखें पूरी हॉस्टल में गूंज रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। चिल्लाते-चिल्लाते मेरे शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मैं स्त्री सम्मान और मेरे सपनों की हत्या कर दी गई। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियाँ रह गई। मेरी चश्मा टूट गया, उसकी जो टूटी हुई काँच थी वो मेरे आँखों में चली गई, मेरे खून से सने हुए आँखों में घुस गई थी। मेरे फटे हुए होठों मेरी आवाज़ दबाने के लिए उसने मेरा गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए नाखून, मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत वर्जन की हड्डियां टूटने तक फैली हुई मेरी टांगें और घायल हुए मेरे जननांग, इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैं उन पुरुषों को क्रूरता का मुकाबला किया था। लेकिन काश उन पुरुषों में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता, मुझे मारते समय उन्हें खुद को भी दर्द महसूस हुआ होता, लेकिन वह दरिंदे की तरह आकर मुझे बर्बाद कर गए। दोस्तों, उस दिन मेरे अंदर के स्त्रीत्व का बलात्कार हुआ और आखिरकार इस ट्रेनिंग डॉक्टर मोमिता ने दुनिया से अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी माता पिता का चेहरा था, अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल पे बार बार आ रहा था। दिन दूसरे की जान बचाने वाली मैं, मेरी जान बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरे शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला, मेरी हत्या कर दी और फिर मेरे अधनंगी शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरे आत्मा तड़पता रहा, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची थी। हमारा सपना एक ही रात में टूट गया। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक काम था, मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मुझे पीएचडी में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप कर डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी यही लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था और एक रात में उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलकर राख हो गई थी। असल में अगले दिन से क्या हुआ, ऐसे कैसे अपराधी पकड़े गए, यह सब आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह मेरे आत्महत्या की खबरें मेरे घर पहुंचाई गई। आपकी बेटी ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली, ऐसा बताया गया। माँ तो सब कुछ खत्म हो गया कहकर रोने लगी। पिताजी तो कुछ सोचने की हालत में नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। और बेटी को एक बार देखने दो कर कर के रो रही थी। पूरे दिन 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाजत मिली। बेटी को घायल और नंगी हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए यह आत्महत्या नहीं हो सकती। मेरी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिता तुरंत बोले यह बलात्कार है। माता पिता थे ही, लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोग सब मेरे लिए जोर से आवाज उठाते हैं। मेरा बलात्कार करके मेरी हत्या की गई, इसीलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से वहां पहुंचती है और फिर पूछताछ शुरू होती है। तब तक काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इतनी बड़ी जनता के इस आक्रोश से संजय राय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है। इतनी बड़ी जनता बिना कुछ कहे वह अपना अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला वहीं खत्म कर दिया जाता है। किसी का कहना है कि मेरे साथ
बलात्कार हुआ है तो कोई कह रहा है सामूहिक हुआ है, तो मेरी में पाए गए 151 ग्राम वीर्य जो केवल उस आरोपी का बताया जा रहा है। क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मर्मरता के नाम पर घटना स्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी। उसका क्या इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था? लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आया? क्या बलात्कार और मुझे करने की कोशिश में शामिल बड़े चेहरे को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे हैं? जनता के बीच घुसकर क्या उन दरिंदों ने, कुछ लोगों ने अस्पताल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर फिर से उन्हें जीने का मौका देने का फैसला किया जा रहा है? पता नहीं अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। मेरे साथ जो हुआ वह क्यों हुआ, क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्द ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी। यह मत भूलो कि वह कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वह एक औरत ही। 2012 में मेरे जैसे ही एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल बाद फांसी की सजा मिली थी। उससे बहुत देर से न्याय मिला था। अगर हमारे जैसे दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ। मुझे न्याय दिला दोगे कि नहीं आप लोग? क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? मैं एक डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करने का फैसला किया था। सबको एक देवता के रूप में मैंने सेवा करने का निर्णय लिया था, लेकिन खुद को बचाने में असफल रही। मैंने आखिरकार अपनी सांस रोक ली और एक अनुसूची बुद्धि बनकर रह गई। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुत्थी अब सुलझी नजर नहीं आ रही है। मैं वही ट्रेनिंग डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर ममिता, जो कुछ दिन पहले तक आप में से यही एक थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। उन लोगों से कुछ संवेदनशीलता होती तो आज यह महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता के केवल एक ही बेटी थी, लेकिन आज मैं भले ही ईश्वर के पास आ गई हूँ, मगर अब सभी बेटे बेटियां मेरे माता पिता की संतान हैं। एक बेटी चली गई, लेकिन हजारों बेटा बेटी उन्हें मिल गए हैं। इसीलिए कृपया मेरे माता पिता की देखभाल करें। मेरे पिताजी बहुत स्वाभिमानी हैं, वह किसी का पैसा नहीं लेंगे, यह मदद भी नहीं मांगेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ मेहनत से ही पसंद है। आज उनकी बेटी उनके पास नहीं है, इसीलिए आप ही मेरे माता पिता के बच्चे बन जाएं। जब भी जरूरत पड़े उनके साथ दें, मेरे माता पिता की मदद करें, मुझे न्याय दिलाएं और मेरे माता पिता को भी सुख से जीने का मौका दें। मुझे पता है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और मेरे माता पिता भी शांत से नहीं बैठेंगे, वह अंदर ही अंदर मरते रहेंगे। ईश्वर करे मेरे साथ जो हुआ वह किसी और घर की बेटी के साथ ना हो, किसी भी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए ही मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि आज मैं उनके पास नहीं हूँ। इतनी कठिन परिस्थिति में उनके आंसू पोंछने के लिए नहीं हूँ। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सजा दिलाओ, आवाज उठाओ, मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो। सच में भले ही मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अब आप ही उनके संतान बनो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाओ। कमेंट करके मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह मुझे जरूर बताना। यह कहानी सच्ची है, कोलकाता की एक महिला डॉक्टर की है। फिर भी मैंने इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू।